हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सभी के बीच क्लास 10th के साइंस के प्रकाश के परिवर्तन के पार्ट 8 तक आपको पढ़ा दिए थे। आज हम लोग पार्ट 9 देखेंगे। देखिए, इससे पहले हम आपको बता दिए हुए थे कि आवर्धन क्या होता है, मतलब मैग्निफिकेशन क्या होता है। आज हम देखेंगे कि चिन्ह परिपाटी, मतलब चिन्ह परिपाटी जिसे साइन कन्वेंशन कहते हैं, इंग्लिश में साइन कन्वेंशन। देखिए, चिन्ह परिपाटी क्या होता है। देखिए, इसको सिंपल भाषा में आप समझिए कि देखिए, गोलीय दर्पण या कोई भी दर्पण हो, उसमें प्रतिबिंब बनता है। तो उसे स्पष्ट करने के लिए हम लोग क्या है, परिपाटी की आवश्यकता होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो वही चीज है कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है, कि अवतल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये चीज सब हम देखेंगे। देखिए, यहाँ डिफिनेशन लिखा है चिन्ह परिपाटी का कि गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे, जिसे स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। देखिए, कहा गया है यहाँ पे कि गोलीय दर्पण में कभी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इसे स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है। इसी को क्या बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। देखिए, जैसे आप भी देखते होंगे कि हम लोग के लिए कुछ गाइडलाइन सरकार के द्वारा दिया गया है कि आपको ऐसे चलना है, मतलब बहुत सारा गाइडलाइन है। वैसे ही प्रतिबिंब जो बनता है उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन दिया गया है कि सभी जो दूरियां है उसको हम ध्रुव से मापेंगे। फिर है कि मुख्य अक्ष के जो ऊपर की दूरी होगी वो धनात्मक होगी। ये सब गाइडलाइन दिया गया है। वही चीज हमको चिन्ह परिपाटी में पढ़ना है कि कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो दर्पण से ऊपर बनेगा तो धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगा। ये चीज सब पढ़ना है। हम देखते हैं कि देखिए लिखा हुआ है, उसके बाद इसे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के नाम से भी जाना जाता है। जो चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन बोलते हैं हम लोग, उसे केवल किसके नाम से भी जानते हैं, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अब है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार, मतलब उसके अनुसार कौन कौन से नियम गाइडलाइन दिए गए हैं, वो चीज हम देखते हैं। देखिए, पहला लिखा है कि सभी दूरियों को गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। देखिए, हम यहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखिए, मान लीजिए क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण का डिफिनेशन पहले ही बताए हुए थे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हो, उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। देखिए, इसका क्या हो गया, ये जो बीच वाला मध्य बिंदु होता है वही क्या होता है, ध्रुव होता है, जिसे हम पोल भी कहते हैं। आप उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण ये वाला हो गया, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसा होता है और उत्तल दर्पण की जो परावर्तक सतह होता है वो क्या होता है, उभरा या उठा हुआ होता है। देखिए, इसमें हम बता देते हैं, इसका भी मध्य बिंदु ये क्या हो गया, ई हो गया, ये हो गया, एवं लिख देते हैं, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। देखिए, तो बोला जा रहा है कि इसमें जो भी दूरियां नापा जाएगा वो कहाँ से नापा जाएगा, दर्पण के ध्रुव से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दर्पण में जितने भी दूरियां होती है वो कहाँ से नापते हैं, तो आप बताइएगा ध्रुव से नापते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि पहला क्या लिखा हुआ है इसमें कि सभी दूरियों को गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। गोलीय दर्पण में उत्तल भी आता है और अवतल दर्पण भी आता है। तो आपको इसीलिए हम लिखते हैं यहाँ पर गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण हो या अवतल या उत्तल हो, जो भी हो, उसमें हम जितना भी दूरी होता है वो कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं। ध्रुव या पोल इसी इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जिस मतलब गोले का जो बना होता है दर्पण, उसका जो केंद्र होता है उसी को क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए वक्ता केंद्र हो जाएगा, सी होगा, इधर भी क्या हो जाएगा, वक्ता केंद्र हो जाएगा, सी हो जाएगा, और इसके बीच में क्या है, फोकस बनता है। यहाँ पर हम फोकस लिखते हैं, यहाँ भी फोकस लिखते हैं। और हम जानते हैं कि ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ये मुख्य अक्ष हो गया। मान लीजिए ये क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। इधर भी ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा है जिसे क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। तो देखिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक एवं परावर्तित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। देखिए, बोल रहा है कि जो प्रकाश आता है उस दिशा की जितनी भी दूरियां होगी उस क्या होगी, धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। और जो लौटती है, मतलब जो परावर्तित हो जाती है, दर्पण के परावर्तित में टकरा कर जो लौट जाती है, वो क्या होगी, ऋणात्मक। उसकी दिशा में जो दूरी होगी क्या होगी, ऋणात्मक होगी।
जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, अवतल दर्पण, इसमें प्रकाश कैसे आता है, ऐसे आता है, और जाता कैसे है, टकरा के ऐसे जाता है, मतलब दिशा इसका क्या है, इसका दिशा इधर है, इसका दिशा ये हो गया, इसका दिशा क्या हुआ, इधर हुआ, और इसका दिशा क्या हो गया, तो हम कह सकते हैं इधर की जितनी भी दूरियां होती है, इधर की जितनी भी दूरियां होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव होती है, और इधर की जितनी भी दूरियां होती है, आप देख सकते हैं इधर की जितनी भी दूरियां होती है क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और इधर की जितनी भी दूरियां होती है क्या होती है, नेगेटिव होती है। मतलब कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की दिशा की दूरियां क्या होती है, धनात्मक। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि आपतित प्रकाश की दिशा में जो दूरी होती है वो क्या होती है, आप बताइएगा, धनात्मक होती है, और जो परावर्तित प्रकाश की दिशा की जो दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ पे देखिए जो इधर से किरण जो आ रहा है, इधर से जो आ रहा है वो आपतित होता है, तो ये क्या हो गया कि धनात्मक होगा, और इधर से जो लौटता है, जो टकरा के जो लौट रही है, उसकी दिशा की जो दूरी होगी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इसमें भी आप बता सकते हैं इधर की जो दूरी होगी क्या होगी, धनात्मक होगी, यहाँ पर लिख सकते हैं, और इधर से जो लौटने वाली जो दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अगला है प्रधान अक्ष के ऊपर या मुख अक्ष, प्रधान अक्ष या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख अक्ष बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक एवं इसके नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। मतलब बोल सकते हैं कि प्रधान अक्ष के लंबवत या उसके ऊपर जितने भी दूरियां होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव होती है, और प्रधान अक्ष के जो नीचे की दूरी होती है, देखिए हम बताते हैं क्या है, प्रधान अक्ष है या मुख अक्ष, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसके ऊपर की जितनी भी दूरियां होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी, और इसके नीचे की जितनी भी दूरियां होगी क्या होगी, निगेटिव होगी। ये चीज आप समझ गए होंगे। अगला चीज है, इसमें क्या हो जाएगा, इसके ऊपर की जो दूरियां होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी, और इसके नीचे की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। फिर अगला है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी या वक्ता त्रिज्या धनात्मक होगी। देखिए उत्तल दर्पण होता है, उसका जो फोकस, देखिए हम बताए थे कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। तो फोकस दूरी, वक्ता त्रिज्या क्या बताए थे कि ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, वक्ता त्रिज्या होती है। तो आप एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आप बनाइएगा तो वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आप क्या बताइएगा, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है। आप याद कर सकते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी या वक्ता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी या वक्ता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक या निगेटिव होती है। तो वही चीज यहाँ लिखे हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्ता त्रिज्या धनात्मक होती है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आप बताइएगा धनात्मक, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक। ये चीज आप, तो यही चीज हम लिखे हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्ता त्रिज्या धनात्मक, और पांचवा में लिखे हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्ता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक। एकदम बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट मतलब चीज है। ये चीज आप ध्यान से दीजिएगा। इसको हम थोड़ा रिपीट करते हैं, मतलब फिगर के माध्यम से फिर एक रिपीट करते हैं, देख लीजिए, इसको हम बताते हैं। देखिए इसको फिर रिपीट करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का बहुत ज्यादा ही जरूरत पड़ता है। इसके बिना आप फिगर को गलती कर लीजिएगा। इसलिए गाइडलाइन दिया गया है कि इसमें कौन कौन से कहां से कौन दूरी नापेंगे। तो ये चीज हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। देखिए पहला हम पॉइंट बताए थे कि जितना भी हम दूरी नापेंगे दर्पण में, वो कहां से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे, पोल से नापेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला बनाते हैं, पहला लिख देते हैं कि जितनी भी दूरियां होती है, जितनी भी दूरियां गोलीय दर्पण में मापी जाती है, जाती है वह मतलब जितना भी दूरी होगा दर्पण में हम मापेंगे तो कहां से नापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। दूसरा लिखे थे कि दूसरा पॉइंट लिखे थे कि जो आपतित प्रकाश की दिशा में जो दूरी होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। देखिए आपतित प्रकाश, मान लीजिए अवतल दर्पण है और मान लीजिए प्रकाश ऐसे आपतित हुआ, इसकी दिशा में जितने भी दूरियां होंगे, जितने भी दूरियां होंगे आपतित प्रकाश की दिशा में, वो धनात्मक होगी।
और जब परावर्तित होगी, मतलब जो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपतित प्रकाश की जो दिशा में दूरी है वो क्या धनात्मक है, और जो टकरा के जो जा रही है इस दिशा में, क्योंकि ऐसे टकराएगी तो ऐसे रिटर्न आएगी, तो ऐसे रिटर्न आएगी तो इसकी दिशा में जो दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, मतलब ऋणात्मक होगी, निगेटिव होगी। तो आप कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की दिशा में जो दूरी होती है वो क्या होती है, ये धनात्मक होती है, और इसके विपरीत मतलब परावर्तित प्रकाश की दिशा में जो दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तीसरा पॉइंट हम बताए थे कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत जो दूरी होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, और उसके नीचे की जो दूरी होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब प्रधान अक्ष क्या होता है, आपको हम बताए हुए थे कि वक्ता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली जो सरल रेखा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो इसके ऊपर की जो दूरी, इसके ऊपर की जो दूरी होगी वो क्या होगी, धनात्मक, और इसके नीचे की जो दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक। ये धनात्मक होगा और ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और तीसरा और चौथा पॉइंट बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्ता त्रिज्या क्या होती है, तो आप बताइएगा निगेटिव होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्ता त्रिज्या क्या होती है, पॉजिटिव और धनात्मक होती है। ये चीज आइए हम आपको बताते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के लिए वस्तु दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या होती है। इसको हम देखते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जानना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि अवतल दर्पण के लिए वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है, तो ये पर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं अवतल दर्पण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण के लिए वस्तु दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, ये चीज बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये चीज हम देखते हैं। लेकिन पहला लिखिएगा कि अवतल दर्पण के लिए वस्तु दूरी, जिसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से। याद रखिएगा, वस्तु दूरी की यू से और प्रतिबिंब दूरी को हम भी से, मतलब उसका स्वयंबल है, मतलब इसे डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं, वस्तु दूरी होता है ना वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। दूसरा लिखते हैं प्रतिबिंब दूरी, जिसे हम लोग बी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तीसरा है फोकस दूरी, जिसे एफ से छोटा एफ से डिनोट करते हैं, ये भी ऋणात्मक होता है। चौथा है वक्ता त्रिज्या, जिसे आर से डिनोट करते हैं, ये भी ऋणात्मक होता है। पांचवा है आवर्धन, जिसे एम से डिनोट करते हैं, ये धनात्मक एवं ऋणात्मक हो जाता है। देखिए ये 5 चीज आप याद रखिएगा, तो आपको न्यूमेरिकल जब बनाइएगा क्वेश्चन, वहां पे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये चीज आप खाली याद रखिएगा कि अवतल दर्पण के लिए वस्तु दूरी क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा। अवतल दर्पण के लिए हमेशा वस्तु दूरी क्या होता है कि ऋणात्मक होता है, एकदम याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा कि अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी, जो उसका इमेज डिस्टेंस होता है, वो भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तीसरा लिखते हैं फोकस दूरी भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चौथा लिखिए वक्ता त्रिज्या भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। पांचवा लिखिए आवर्धन, जिसे हम लोग मैग्निफिकेशन करते हैं। देखिए आपको हम पहले ही बताए थे कि आवर्धन जब प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक होता है, आवर्धन क्या होता है, निगेटिव होता है, और जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो, आवर्धन क्या होता है, धनात्मक होता है। तो देखिए आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लिखे हैं। देखिए हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आभासी भी या आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा। तो आप एक चीज खाली याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में सब चीज क्या होता है, निगेटिव होता है, मतलब ऋणात्मक होता है।
सिर्फ आवर्धन एक क्या होता है, एक जगह पर जब वस्तु को हम कहा फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, तब आवर्धन क्या होता है, धनात्मक होता है। याद रख सकते हैं ये अवतल दर्पण में सब क्या होता है, ऋणात्मक होता है, लेकिन एक आवर्धन में क्या होता है कि धनात्मक आता है, लेकिन वो उसमें भी क्या आता है, ऋणात्मक आता है जब प्रतिबिंब क्या बने, वास्तविक बने। जब काल्पनिक प्रतिबिंब बने तो क्या होगा, धनात्मक। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब लिखते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिभाषित क्या होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। देखिए यहाँ पर हम पहला लिखते हैं वस्तु, यू से लिखते हैं प्रतिबिंब। वस्तु दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब दूरी जिसे इमेज डिस्टेंस बोलते हैं और v से डिनोट करते हैं। इसको u से डिनोट करते हैं वस्तु दूरी को, और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग v से डिनोट करते हैं। यहाँ पर एक धनात्मक होता है। दूसरा लिखते हैं फोकस दूरी, एक से डिनोट करते हैं, ये भी क्या होता है, धनात्मक होता है। चौथा लिखते हैं वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या जिसे r से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, धनात्मक होता है। पांचवा है आवर्धन, इसे m से डिनोट करते हैं, ये भी क्या होता है, धनात्मक होता है। देखिए यहाँ पर देखिएगा कि हम लिखे हैं कि उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। उत्तल दर्पण के लिए क्या, चिन्ह परिपाटी। पहला लिखे हैं कि वस्तु दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी दर्पण हो उसमें वस्तु दूरी क्या होता है, यू हमेशा ऋणात्मक होता है। ये चीज आप याद रख सकते हैं कि कोई भी दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल हो, दोनों में वस्तु दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दूसरा है, और उत्तल दर्पण में और जितना भी चीज होता है वो धनात्मक होता है। वस्तु दूरी को छोड़कर जितना भी कोई भी दूरी हो, फोकस दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, फिर वक्ता त्रिज्या बोल सकते हैं, आवर्धन बोल सकते हैं, ये सब क्या होता है, धनात्मक होता है। एक चीज देख सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी जो भी है हम लोग का क्या होता है, धनात्मक होता है। फिर उसके बाद है फोकस दूरी जो एक होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। और चौथा है वक्ता त्रिज्या होती है जो आर होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। फिर आवर्धन एम क्या है, धनात्मक, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए यह धनात्मक होता है। लेकिन जो अवतल दर्पण होता है उसमें काल्पनिक या आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए वहां पर आवर्धन क्या होता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। एक चीज याद रखिएगा कि जो दर्पण होता है, दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है उसके बताए व्यक्ति को क्या होता है कि ऋणात्मक होता है। मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, ऋणात्मक, मतलब उसका जो अति होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। दर्पण के पीछे जो भी उसका आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और दर्पण के जो सामने बनेगा प्रतिबिंब उसका आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझिएगा। ये समझ जाइएगा तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में थोड़ा भी दिक्कत होगा। मेरा अगला जो इसके बाद हम न्यूमेरिकल ही बताएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल आप समझ जाइएगा तो आप समझिए कि फिजिक्स या कोई भी चीज का न्यूमेरिकल समझिए तो समझिएगा वो पूरा समझ आएगा। न्यूमेरिकल समझना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। न्यूमेरिकल बच्चा लोग से क्यों नहीं बनता, इसके पीछे भी कारण है क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं रहता। कोई चीज रटते हैं, कोई चीज रटना नहीं चाहिए, कोई चीज को समझ के पढ़ना चाहिए। आइए देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि v बराबर -5 cm का क्या अर्थ है। मतलब v क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी, मतलब प्रतिबिंब दूरी बराबर -5 cm का क्या अर्थ है। आइए देखते हैं इसका क्या अर्थ था। देखिए हम पहले बताए थे कि जब दर्पण के सामने कोई प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, वास्तविक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब दूरी होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं कि v बराबर -5 cm का क्या अर्थ होता है, लिख सकते हैं ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनना है। मतलब जो ऋणात्मक चिन्ह है, याद रख सकते हैं कि दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है कि उसका प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। एकदम याद रख सकते हैं। या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो दर्पण होता है, दर्पण के जो बाईं ओर की दूरी होता है, देखिए दर्पण ये बाया ए वाला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दाईं ओर। तो दर्पण के जो बाईं ओर की दूरी होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा,
और दर्पण के दाईं ओर की जो दूरी होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। याद रख सकते हैं कि दर्पण के बाईं ओर की जो दूरी होगी वो ऋणात्मक, और दर्पण के दाईं ओर की जो दूरी होगी वो क्या होगी, धनात्मक। देखिए लिखा हुआ है कि ऋणात्मक चीज बता रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब दर्पण जो है, मान लीजिए दर्पण है और इससे कितना दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर कौन है, प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर दूरी पर है तथा इसकी प्रकृति क्या है, वास्तविक। दर्पण के हम पहले ही बताए थे कि दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है, और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि v बराबर प्लस 4 cm का क्या अर्थ है। देखिए याद रखिएगा कि दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, और दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है उसका जो प्रतिबिंब दूरी होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो लिखा हुआ है कि v बराबर प्लस 4 cm का क्या अर्थ है, आप लिखे हैं आंसर कि धनात्मक चिन्ह यह बता रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी है। देखिए क्या हुआ है, दर्पण के पीछे मतलब पीछे कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन है, प्रतिबिंब, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा इसकी प्रकृति क्या है, काल्पनिक है। मतलब जो इसकी प्रकृति, जो प्रतिबिंब की प्रकृति का नेचर है वो क्या है, काल्पनिक है। हम पहले ही बताए हुए कि दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, कि काल्पनिक या आभासी होता है। दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, दर्पण के सामने जो बनेगा वो वास्तविक होगा। तो ये चीज समझ गए थे आप। v बराबर कोई भी आपसे पूछ सकता है कि दर्पण के 5 सेंटीमीटर आगे प्रतिबिंब बनना है, तो आप क्या बताइए कि वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, उसका प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, माइनस होगा। याद रख सकते हैं, लिखिएगा दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बन रहा है, तो आप क्या बोलिएगा कि वो काल्पनिक प्रतिबिंब है, उसका प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। ये चीज आप कर सकते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल जब बनाइएगा उसमें भी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, 10 सेंटीमीटर, या ऐसे बोलेगा दर्पण के सामने कोई वस्तु कोई प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब दर्पण के सामने, तो आप क्या बोलिएगा, वस्तु क्या है, कि वह प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, और उसका प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, कि ऋणात्मक होगा। जब सामने होगा तो ऋणात्मक, और दर्पण के पीछे होगा तो धनात्मक। ये चीज समझ गया। देखिए अब हम देखते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो वहां पर दर्पण सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन टाइप पूछा जाता है, उसी पर बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम देखते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, देखिए फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में एक संबंध एक सूत्र के माध्यम से दिखाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। मतलब किसको, फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी को, इसका एक संबंध एक सूत्र के माध्यम से दिखाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पर डिफिनेशन इसका कि फोकस दूरी, वस्तु दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी में संबंध, प्रतिबिंब दूरी में संबंध एक सूत्र के माध्यम से दिखाया जाता है, उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। देखिए इसका सूत्र होता है, रिलेशन तीनों में होता है, 1/m बराबर 1/u प्लस 1/v। याद रखिएगा 1/m बराबर 1/u प्लस 1/v, मतलब 1/ फोकस दूरी बराबर 1/ वस्तु दूरी प्लस 1/ प्रतिबिंब दूरी। u को हम किससे डिनोट करते हैं, वस्तु दूरी से, और v को किससे डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब दूरी से। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 1 बराबर फोकस दूरी बराबर 1 बटा वस्तु दूरी प्लस 1 बटा प्रतिबिंब दूरी। ये भी आप लिख सकते थे, यही संबंध होता है।
इसी को एक सूत्र के माध्यम से दिखाते हैं। ये क्या होता है? दर्पण सूत्र। देखिए हम जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है? r/2 होता है। जानते होंगे ए बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो यहाँ पर आप f का मान शुरू कर सकते हैं, 1/r/2 लिख सकते हैं f का मान, और क्या हो जाएगा? 1/u प्लस 1/v। यहाँ पर हो जाएगा 2r बराबर 1/u प्लस 1/v। ये भी एक फॉर्मूला होता है। जब फोकस दूरी दे तो ये फॉर्मूला से निकाल लेंगे, जब वक्र त्रिज्या दे दे तो किससे निकाल दीजिएगा? इससे दे दीजिएगा। लिख सकते हैं यहाँ पर दर्पण सूत्र दोनों दर्पणों के लिए लागू होता है, मतलब उत्तल एवं अवतल दोनों दर्पणों के लिए लागू होता है, यानी गोलीय दर्पण के लिए यह लागू होता है। लिख सकते हैं दर्पण सूत्र दोनों दर्पण यानी गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। देखिए हम कल आपको ये दर्पण सूत्र को प्रूव कर देंगे, प्रूव करेंगे कि कैसे प्रूव होता है, और इसको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम कल न्यूमेरिकल और दर्पण सूत्र को प्रूव करेंगे। कैसे आप न्यूमेरिकल शॉर्ट ट्रिक से बनाइएगा वो चीज हम कल बताएंगे।